मिशन कैसे बदलते हैं ये सोचना भी मतलब कमाल का है। किसी को भी यही लगेगा कि हनुमान का काम तो सिर्फ सीता का पता लगाना था, लेकिन जो स्रोत हमारे पास है, हनुमान अनलीश्ड, द सीज ऑफ लंका, वो कुछ और ही बताता है। वो बताता है कि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा हुआ, मिशन का एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक चरण शुरू हो गया। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। कैसे एक सफल जासूस अचानक एक विनाशकारी योद्धा बन जाता है, लड़ाई को भड़काने के लिए उसने ऐसा क्या किया जिससे पूरी लंका दहल गई, और एक युवा राजकुमार के साथ उसका युद्ध कितना कितना भयानक था, और सबसे बड़ी बात, जो वो जीत रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वा क्यों लिया। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। एक जासूस आखिर क्यों चाहेगा कि उसकी पहचान उजागर हो, वो भी इतने नाटकीय तरीके से। तो चलिए उस पल से शुरू करते हैं जब हनुमान का मुख्य काम पूरा हो चुका था। वो सीता से मिल चुके थे, राम का संदेश दे चुके थे, मतलब तकनीकी रूप से तो मिशन सफल हो गया था। अब तो उन्हें बस चुपचाप वापस जाना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? मतलब लड़ाई शुरू करके तो वो सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर ना एक साधारण दूत और एक महान रणनीतिकार का फर्क साफ पता चलता है। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, ना ही गुस्से में उठाया गया कोई कदम था। ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति थी। स्रोत इसे कहता है स्टेल्थ मोड से डिस्ट्रक्शन मोड में जाना। हनुमान ये समझ गए थे कि सीता को वापस लाने के लिए भविष्य में युद्ध तो होना ही है, ये तय है, और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा होना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये भी एक तरह की जासूसी ही थी, बस तरीका बदल गया था। बस परछाई में छिपने के बजाय अब वो सीधे लड़कर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। बिल्कुल, इसे सैन्य भाषा में रिकॉनेसेंस बाय फोर्स कहते हैं, मतलब बल का प्रयोग करके दुश्मन की जानकारी हासिल करना। उनका मकसद था रावण को उकसाना, ताकि वो गुस्से में अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को, अपने सबसे घातक अस्त्रों को और अपनी रणनीतियों को एक एक करके बाहर निकाले। वो देखना चाहते थे कि रावण के तरकश में कौन कौन से तीर हैं। हाँ, हनुमान राम की सेना के लिए ये जानना चाहते थे कि लंका के पास असल में कितनी सैन्य शक्ति है। ये एक बहुत बड़ा लेकिन जरूरी जोखिम था। और लड़ाई भड़काने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो भी अपने आप में अनोखा है। उन्होंने अशोक वाटिका को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। स्रोत में इसका बड़ा जीवंत वर्णन है जी। वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहे थे, क्रिस्टल के बने मंडपों को तोड़ रहे थे। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई संदेश दे रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ भौतिक विनाश नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बेहतरीन उदाहरण था। अशोक वाटिका रावण के लिए सिर्फ एक बगीचा नहीं थी, वो उसके ऐश्वर्य, उसकी शक्ति और उसके गौरव का प्रतीक थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। और उसे नष्ट करके हनुमान सीधा रावण के अहंकार पर चोट कर रहे थे। हाँ, ये कहने जैसा था कि तुम्हारी सबसे सुरक्षित और सबसे कीमती जगह भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। ये एक ऐसी खुली चुनौती थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी राजा नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यानी उन्होंने रावण को मजबूर कर दिया कि वो सोच समझ कर नहीं बल्कि गुस्से में प्रतिक्रिया दे। ठीक वैसा ही इस हमले ने रावण को अपनी योजनाओं से भटकने पर मजबूर कर दिया। अब वो अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि हनुमान की शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर था, और हनुमान यही चाहते थे। और रावण ने प्रतिक्रिया दी। जैसा कि अनुमान था, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे राजकुमार अक्षय कुमार को भेजा। हाँ, स्रोत उसे एक शानदार युवा धनुर्धर बताता है। क्या एक राजकुमार को भेजना रावण की पहली गलती थी? उसे अंदाजा नहीं था कि वो किसका सामना कर रहा है। शायद यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसने स्थिति को कम आंका। उसे लगा कि यह कोई साधारण वानर है जो बस उपद्रव मचा रहा है। अक्षय कुमार एक वीर योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने आते ही हनुमान पर तीरों की बारिश कर दी, खास तौर पर उनकी आंखों और सिर को निशाना बनाते हुए। अच्छा, ये दिखाता है कि वो युद्ध कला में काफी निपुण था, लेकिन वो हनुमान की असली शक्ति से अनजान था। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है। बताया गया है कि लड़ाई के बीच में हनुमान ने उस लड़के के कौशल और उसकी बहादुरी की मन ही मन प्रशंसा की। ये एक अजीब पल है ना? आप किसी को मारने वाले हैं लेकिन आप उसकी कला की तारीफ कर रहे हैं। ये हनुमान के चरित्र की गहराई को दिखाता है। उन्हें एहसास था कि वो किसी दुष्ट राक्षस से नहीं लड़ रहे हैं,
वो अपने घर और अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर रहे एक प्रतिभाशाली और वीर राजकुमार से लड़ रहे थे। वो दुश्मन में भी गुण देख सकते थे। बिल्कुल, लेकिन मिशन के दांव इतने ऊंचे थे और स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके पास उसे जिंदा छोड़ने का विकल्प था ही नहीं। और ये प्रशंसा उस लड़ाई को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। और इसके बाद लड़ाई बहुत तेज और क्रूर हो जाती है। स्रोत के शब्द इसे किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा बना देते हैं। हनुमान तीरों से बचने के लिए हवा में छलांग लगाते हैं और अक्षय अपने उड़ते हुए रथ पर उनका पीछा करता है। फिर एक ही छलांग में हनुमान रथ को पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। हाँ, और उसके घोड़ों और सारथी को भी मार देते हैं। ये गति और शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसकी लंका वासियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अक्षय के सबसे बड़े हथियार उसके रथ को ही बेकार कर दिया। अब लड़ाई जमीन पर आ गई थी, जहां हनुमान को हराना लगभग नामुमकिन था। सही बात है। और फिर वो अंतिम क्षण आता है जो वाकई में बहुत भयानक है। स्रोत बताता है कि हनुमान ने निहत्थे राजकुमार को उसके पैरों से पकड़ा जी। उसे अपने सिर के ऊपर कई बार घुमाया और फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये बहुत ही क्रूर अंत था। ये सिर्फ एक योद्धा को हराना नहीं था, ये पूरी लंका में आतंक फैलाने जैसा था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक योद्धा को मारना नहीं था, ये रावण के दिल पर चोट करना था। अपने सबसे छोटे बेटे को इस तरह खोना किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। हनुमान ने इस एक काम से रावण को न सिर्फ सैन्य चुनौती दी, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत गहरा घाव दिया। अब ये मामला सिर्फ एक घुसपैठिए का नहीं रह गया था, ये व्यक्तिगत हो चुका था। हाँ, उस राजकुमार की मौत का तरीका ही अपने आप में एक संदेश था, एक बहुत ही भयानक संदेश। एक राजकुमार की ऐसी मौत, लंका में तो हड़कंप मच गया होगा। रावण का अगला कदम क्या था? जाहिर है वो इसे हल्के में तो नहीं लेने वाला था। बिल्कुल नहीं। अपने प्यारे बेटे की ऐसी क्रूर मौत की खबर सुनकर रावण का गुस्सा और दुख चरम पर पहुंच गया। अब उसने कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं भेजा, उसने अपने सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजा, इंद्रजीत को। हाँ, अपने बड़े बेटे इंद्रजीत को, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता था। इंद्रजीत वो योद्धा था जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हराया था। वो लंका का सबसे बड़ा हथियार था। तो अब लड़ाई का स्तर और भी ऊपर उठ गया। इंद्रजीत की रणनीति अक्षय से अलग कैसे थी? इंद्रजीत अक्षय से कहीं ज्यादा अनुभवी और चतुर था। उसने दूर से ही समझ लिया था कि इस वानर को शारीरिक बल से हराना नामुमकिन है। उसने देख लिया था कि हनुमान की गति और ताकत की कोई सीमा नहीं है। जी। इसलिए उसने वो किया जो सबसे बुद्धिमान योद्धा करते हैं। उसने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। उसने इसे बाहुबल की लड़ाई से हटाकर दिव्य अस्त्रों की लड़ाई बना दिया। और उसने अपने तरकश के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र, परम अस्त्र। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। ब्रह्मास्त्र हनुमान को लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन स्रोत साफ साफ कहता है कि भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण हनुमान पर इस अस्त्र का घातक असर नहीं हो सकता था। वो चाहते तो एक झटके में इसके बंधन को तोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये बात मेरी समझ से बाहर है। वो जीत रहे थे, फिर उन्होंने हार क्यों स्वीकार कर ली? ये हनुमान की योजना का सबसे शानदार हिस्सा था। उनके आत्मसमर्पण के पीछे दो बहुत बड़ी वजहें थीं। पहली थी सम्मान। ब्रह्मास्त्र कोई आम हथियार नहीं है, ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का अस्त्र है। अच्छा। तो हनुमान ने उस अस्त्र का और उसके निर्माता ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए स्वेच्छा से खुद को उसके बंधन में बंधने दिया। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका संयम और उनकी श्रद्धा थी। वो दिखा रहे थे कि वो शक्ति का सम्मान करते हैं। ठीक है, सम्मान वाली बात समझ में आती है, लेकिन दूसरी वजह क्या थी? जरूर कोई रणनीतिक कारण रहा होगा। दूसरी वजह ही असली मास्टर स्ट्रोक थी। हनुमान समझ गए थे कि पकड़े जाने का मतलब है रावण से आमने सामने मिलना। वही उसकी सभा में उसके सभी मंत्रियों, सेनापतियों और सलाहकारों के सामने दुश्मन के शक्ति केंद्र में सीधे पहुंचने का एक सुनहरा मौका। बिल्कुल। वो रावण के चेहरे पर डर देखना चाहते थे, उसकी सेना का मनोबल तोड़ना चाहते थे और उसे सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी योजना के अगले चरण में जाने के लिए। वाह, मतलब उन्होंने लड़ाई को जानबूझकर हारा ताकि वो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की लड़ाई जीत सके। एक योद्धा के भीतर छिपा जासूस एक बार फिर से काम कर रहा था। हाँ, ये तो शतरंज के बिसात पर एक बहुत बड़ी चाल चलने जैसा है।
बिल्कुल। उन्होंने अपनी शारीरिक स्वतंत्रता को दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। अब वो लंका के दिल में रावण के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले थे। तो आज हमने क्या देखा? एक जासूस जो परछाई से निकलकर एक विनाशकारी शक्ति बनता है, फिर एक क्रूर योद्धा की तरह लड़ता है जिसमें वो एक राजकुमार की जान भी ले लेता है, और फिर अपनी ताकत के चरम पर होने के बावजूद एक सोची समझी रणनीति के तहत एक कैदी बन जाता है। इन सब का मतलब यह है कि हनुमान का मिशन हर पल विकसित हो रहा था। वो लंका की सुंदरता और ताकत देख चुके हैं, वो उसकी भावी रानी सीता से मिल चुके हैं, उन्होंने उसके गौरव के प्रतीक को नष्ट कर दिया है, एक राजकुमार को मारकर रावण को व्यक्तिगत चोट पहुंचाई है, और अब खुद राजा से मिलने जा रहे हैं। मिशन का हर चरण, चाहे वो कितना भी अप्रत्याशित क्यों न लगे, उनकी योजना के अनुसार ही पूरा हो रहा है। और ये पूरी घटना शक्ति और संयम को लेकर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। जब किसी के पास किसी भी बंधन को तोड़ने की असीम शक्ति हो, तो वो बल का प्रयोग करने की बजाय सम्मान या रणनीति के लिए बंधने का चुनाव क्यों करता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। ये चुनाव उस व्यक्ति की असली ताकत के बारे में क्या बताता है? क्या असली ताकत सब कुछ नष्ट कर देने की क्षमता में है, या ये जानने में है कि कब रुकना है, कब झुकना है और कब अपनी शक्ति का संयम से उपयोग करना है? ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।